नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो ये DSSB का आज हमारा सेट 3 है जिसमें हम चर्चा करेंगे जो पेपर हमारा हुआ था PGT इंग्लिश फीमेल का 20 जून शिफ्ट 2 में। शिफ्ट 1 का पेपर मैं कंप्लीट डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसकी कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं इसमें आपको कंप्लीट पेपर डिस्कस करूंगी, सारी चीजें जो जो पूछी गई हैं। हर बार की तरह आपके हाथ में पेन और पेपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ये जजमेंट कर सकें कि पिछले दिनों कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं केवल इसलिए हेल्पफुल नहीं है कि आपको जो है EMRS का पेपर देना है या फिर KVS का पेपर देना है, अरे हम तो DSSB में बैठ नहीं रहे तो क्यों ये पेपर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जाम का एक ट्रांसपेरेंसी, एक स्टैंडर्ड सेट करती है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप PYQs को बहुत ज्यादा डेप्थ तरीके से समझें। तो जैसे जैसे जॉन से मैं सेट यहाँ पर कंप्लीट करती जाऊंगी, जैसे जनरल अवेयरनेस है या मेंटल एबिलिटी की बात करें, चाहे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें, हिंदी इंग्लिश की बात करें, तो आपको सिंपली मेंशन करते जाना है कि 2021 में सवाल कहाँ से पूछे गए थे, आने वाले दिनों में कहाँ से सवाल पूछने की संभावना है। और आप वीडियो को अपनी सुविधा के लिए 1.5x या 2x पे करके भी देख सकते हैं। वीडियो को देखिए, ये मैं रिकमेंड करूंगी अपनी तरफ से। बाकी कंप्लीट इच्छा और डिजायर आपकी है कि आप क्या करना चाहते हैं। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर को देख करके आप केवल ये जजमेंट लगा सकते हैं कि सवाल कहाँ से आए थे, लेकिन सवालों की एक्सप्लेनेशन और डेप्थ एनालिसिस ये शायद आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक पेन पेपर एक लगा लीजिए, क्योंकि सेट 2 मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, सेट 3 है ये आज का, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर ही चर्चा करनी आवश्यक थी, इसके लिए मैंने से बात की। मैं यहाँ पर PDF को थोड़ा सा और जूम करूंगी और इसके डिस्कशन के बाद आपको ये PDF भी जो है मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको और जो है बड़ा कर दूं ताकि आप थोड़ा सा और अच्छे से हर एक फॉन्ट को यहाँ पर सुविधाजनक देख पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो मेंटल एबिलिटी का ये जो पेपर रहेगा ये सर आपको करवाएंगे, या फिर आप चाहें तो स्वयं भी पॉज करके या फिर वीडियो की सुविधा के लिए PDF जब आपको मिलेगी तो आप देख पाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर रही हूँ, इतना मुझे लगता है कि काफी होगा। ठीक है, ठीक है, ये फॉन्ट। तो ये आप देख पाएंगे, बहुत आसान से सवाल पूछे हैं, हालांकि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर भी। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली बहुत इजी टास्क है, जो अल्फाबेट होते हैं वहां से सवाल पूछे गए हैं, तो आसान है कुल मिलाकर के। टाइम टेकिंग नहीं थे सवाल 2021 में जो पूछे गए थे आपसे। ये आप देख पा रहे होंगे, असर्शन रीजन का ये सवाल है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, 2 से 3 सवाल यहाँ से पूछे गए हैं। ए से सवाल आया है, वेन डायग्राम से सवाल आया है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। रीजनिंग का बेसिकली पार्ट है। फाइंड द इमेजेस, जो श्रृंखलाओं वाले सवाल होते हैं वहां से सवाल पूछा गया है। क्यूब से सवाल पूछा गया है, ट्राइंगल से सवाल पूछा गया, अगेन इमेजेस वाले क्वेश्चंस है। मैं शुरू करूंगी जनरल अवेयरनेस से। तो करंट की चीजें तो आपको नहीं कवर करनी है, जाहिर सी बात है। वही क्वेश्चंस हम देखेंगे जो कि आपसे रिपीटेडली पूछे गए हैं। देखिए, बहुत आसान है, सीटेट में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। कालबेलिया से सवाल आया है, बहुत आसान है और एक्सपेक्टेड था कालबेलिया से। KVS 2023 में भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। कह रहे हैं कि जो कालबेलिया लोक नृत्य है, फोक डांस है, आप सबको पता हो कि मैंने फोक डांस और क्लासिकल डांस के ऊपर अलग से वीडियो पूरी करवाई है, उसको देखिए प्लीज जा करके। तो जनरल अवेयरनेस की कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, वहां पर मिल जाएगी। एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जाहिर सी बात है कालबेलिया यहाँ पर राजस्थान से,
बिलोंग करता है, तो राजस्थान यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। गुजरात से नहीं है, महाराष्ट्र से नहीं है, केरला से नहीं है, तो राजस्थान से। मुझे कमेंट करके बताइए कि केरला में फोक डांस कौन सा किया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। गुजरात में डांडिया बहुत फेमस है, बिल्कुल ऐसे ही महाराष्ट्र में कौन सा फोक डांस सबसे फेमस है, बहुत कॉमन है, बहुत बार आपने टेलीविजन पे देखा होगा। तो आपको मुझे केरल और महाराष्ट्र के बारे में बताना है। राजस्थान का पुराना नाम कालीबंगा था, वहीं से शायद कालबेलिया नाम ही पड़ा होगा। फोक डांस काफी फेमस है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हिंदी में भी आप देख पा रहे होंगे सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पेरिस में आर्क डे ट्रायोम्फ से प्रेरित माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट इन इंडिया कंसिडर्ड टू बी इंस्पायर्ड बाय आर्क डे ट्रायोम्फ इन पेरिस, ठीक है। तो बिल्कुल जो पेरिस में यहाँ पर इमारत है वो बिल्कुल मेल खाती है आपके इंडिया गेट से, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चंस तो क्लियर ही होंगे आप सभी को, ठीक है। तो चार मीनार नहीं है जो हैदराबाद में है, ताजमहल आगरा, इंडिया गेट यहाँ पर सही हो जाएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कैलकाटा में है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, और ये सवाल पूछा गया है 2021 से, क्योंकि 21 का ही ये पेपर है तो यूनियन बजट से सवाल पूछा गया है, करंट का पार्ट है। कह रहे हैं कि जो यूनियन बजट हमारा आया था, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने सीनियर सिटीजन्स को हु ओनली हैव इंटरेस्टेड एज अ सोर्स ऑफ इनकम विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिलिंग द इनकम टैक्स। कौन से आयु वर्ग के ऐसे लोग हैं जिन्हें कि इनकम टैक्स से न भरने से बाहर कर दिया गया था, तो जिनकी एज 75 साल से ज्यादा है, 75 से अबव है, उनको यहाँ से टैक्स से जो है भरने से, इनकम टैक्स भरने से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। 2021 का केंद्रीय बजट जो हमारा आया था, इसका मतलब ये है कि 2023 में जो भी बजट्स अभी पास हुए हैं उसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इन टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम ईच इनकम स्लैब इज टैक्स्ड एट अ यूनिफॉर्म फॉर फ्लैट रेट। कह रहे हैं कि डैश प्रकार के कराधान प्रणाली में प्रत्येक आय स्लैब पर, यानी हर एक इनकम का एक अपना अनुपात होता है, या स्थिर दर से कर लगाया जाता है, तो प्रोपोर्शनल टैक्स लगता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम होता है, हर एक इनकम के ऊपर एक स्लैब फिक्स किया जाता है कि भाई इतने से लेकर के आपको इतना रेंट या फिर इतना आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बात हो रही है प्रोपोर्शनल टैक्स की, प्रोग्रेसिव नहीं है, रिग्रेसिव नहीं है, डिग्रेसिव नहीं है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स वोकेबलरी की भी बात करें, जो उसको हम अनुपातित करके नाम से जानते हैं, वो सही हो जाएगा, ठीक है। टैक्सेशन से ये हमारा दूसरा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, सवाल काफी कॉमन है, और बेल मेटल कह रहे हैं कि इज एन अलॉय विच इज मेड अप विद होम, यानी कह रहे हैं कि घंटा धातु एक मिश्राणु है जो डैश से बनता है। तो ये ताम्र और टीन से बनता है कुल मिलाकर के, ये आपको ध्यान रखना, कॉपर और टीन से मिलता है। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि कॉपर और टीन एक ऐसा पदार्थ रहा हमारा मटेरियल जो कि सबसे पहले ह्यूमन बींग्स के द्वारा प्रयोग में लाया गया था, जिससे औजार बनाए जाते थे, ठीक है। तो ताम्र और यहाँ पर टीन होगा, ठीक है। आपने देखा भी होगा मंदिरों में, आपके घरों में, तो ध्यान में भी है आपको। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट 26 है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुकुमेरिया है एंड जो एस्टेरियास है बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला, किस संघ से संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। मोलास्का से है, एकाइनोडाटा से है, एनेलिडा से है, आर्थ्रोपोडा से है। तो यहाँ पर एकाइनोडमाटा, ये यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मुझे बताइए कमेंट करके, जो एंथ्रोपोडा है ये किससे जुड़ा हुआ माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते ज्योग्राफी की तरफ। एक सवाल हमारा मिस हुआ है यहाँ पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है आपका, रिवर से जुड़ा हुआ, और सवाल आपसे पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, सबसे गहरी जो यहाँ पर झील है कौन सी है ना, बाइकला है या बाइकाल है, विक्टोरिया है, टिटिकाका है, या फिर कैस्पियन सी, ठीक है। तो कैस्पियन सी तो सबसे नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो बाइकाल है ये कंप्लीट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
जो डीपेस्ट सबसे गहरी झील यहाँ पर मानी जाती है, बी ऑप्शन बैकाल इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, विक्टोरिया मुझे बताइए कहाँ से निकलती है, ठीक है, या फिर कहाँ पर है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 28 की तरफ। सवाल नंबर 28 आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। कह रहे हैं कि जो क्यूकुम्बर होता है इज ए जैड क्रॉप होता है, ककड़ी जायद की फसल है, जो आप खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं। या फिर कह रहे हैं कि इसमें से दूसरा इनकरेक्ट क्या है कि क्रॉप्स शोन इन द विंटर सीजन, जो फसलें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगाई जाती हैं एंड हार्वेस्ट कर ली जाती हैं स्प्रिंग सीजन में, अप्रैल से मई में, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी और जो खरीफ फसलें हैं उसके बारे में पढ़ करके आपको जाना है। मेज इज ए रबी क्रॉप, ये बताना है, सही है। या अ कैश क्रॉप इज कल्टीवेटेड, जो कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं जिनसे कि व्यापारिक संबंध जुड़े होते हैं, टू बी सोल्ड इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द सेल। तो क्या राइट हो जाएगा, मक्का जो है वो रबी की फसल है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए रबी की फसल क्यों हो जाती है, क्योंकि सीजन क्या है, मैक्सिमम सर्दियों में इसको काटा जाता है। ठीक है, मक्का जो है बेसिकली सर्दियों का एक फसल मानी जाती रही है हमेशा से। खरीफ की मुझे किन्हीं दो फसलों का नाम बताइए, ठीक है, कमेंट करके। आगे चलते हैं हिस्ट्री की तरफ। सवाल आपसे पूछा गया है, कह रहे हैं कि इन डैश हुमायूं सक्सीडेड बाबर। आपको ध्यान में होगा कि जो अभी फर्स्ट शिफ्ट में सवाल आया था, जहांगीर से सवाल पूछा था और बाबर से भी सवाल आया था कि कौन सी लड़ाई उसने जीती थी, राणा सांगा वाली। ठीक है, तो इन डैश हुमायूं सक्सीडेड बाबर टू द थ्रोन टू दिल्ली एज अ रूलर ऑफ मुगल टेरिटरीज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। डैश में हुमायूं ने बाबर को भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल क्षेत्रों के शासक के रूप में दिल्ली के सिंहासन पर बैठाया। तो 1530 में, ठीक है, 1526 में फर्स्ट जो बैटल हुआ था पानीपत का, ठीक है, आप सबको, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। उसके बाद बाबर की डेथ हो जाती है कुछ वक्त के बाद, और 1530 में जाकर के हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। बाबर मुगल एम्परर का सबसे फर्स्ट यहाँ पर एम्परर के तौर पर कंसिडर किया जाता है, और हुमायूं उसका बेटा था। तो 1530 यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है हिस्ट्री से, फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी है। डैश और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 1665 पर हस्ताक्षर किए गए थे, कौन था, तो जयसिंह वन के साथ यहाँ पर उनकी संधि हुई थी 1665 पर। अगली बार सवाल घुमा करके पूछ सकता है कि पुरंदर की संधि कब हुई, तो 1665 में हुई थी। नादिर शाह के साथ, दारा शिकोह के साथ नहीं हुई थी, बाजीराव के साथ नहीं हुई थी। नादिर शाह से सवाल पूछा जाता है कि उसने कौन से मंदिर का नुकसान किया था बहुत ज्यादा, या फिर वो हिंदुस्तान में कब आया था, तो 1739 में, 13 माफ कीजिएगा 1739 में। हालांकि इसका राइट ऑप्शन जयसिंह वन है। आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन, वाज फॉर्म्ड इन 1784 बाय होम। तो लॉर्ड कैनिंग नहीं है, कर्जन नहीं है, बेंटिक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। विलियम जॉन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को हम काउंट करते हैं जिनका कि रिफॉर्म्स बहुत फेमस हैं। जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन, जिनको कि हमेशा कंसीडर किया जाता है बंगाल विभाजन को लेकर के, पार्टीशन को लेकर के। लॉर्ड बेंटिक, जो कहीं ना कहीं उन्होंने महिलाओं के सुधार के प्रति काफी अच्छा काम किया था। ठीक है, चाहे सती एक्ट की बात भी हम कर ले तो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहे हैं कि द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज लोकेटेड एट डैश ऑफ मई 2021। मई 2021 तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फाइनेंस टैक्सेशन से जुड़ा हुआ है, करंट बेस से जुड़ा हुआ, ये हमारा तीसरा सवाल स्क्रीन के ऊपर है जो आप देख पा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस से। चेन्नई, मुंबई, न्यू दिल्ली नहीं है, हैदराबाद इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने 19 अप्रैल 2021 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना शुरू की, तो रमन मीनाक्षी सुंदरम जी ने की थी। अनूप अनविकार नहीं है, मनदीप के भंडारी नहीं है, अजय त्यागी। अगेन करंट का हमारा चौथा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है जो आप देख पाए, तो रमन मीनाक्षी सुंदरम यहाँ का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रमन मीनाक्षी सुंदरम विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि डिस्क्रप्सी है काफी ज्यादा, तो ये कह रहे हैं कि भाई इसके हम फ्री का मार्क्स आपको देंगे। सवाल फिर भी मैं पढ़ देती हूँ, अगेन करंट का क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है और ऑप्शंस गलत दे दिए इन्होंने जो ऊपर हमने पढ़ा है सीड फंड वाला क्वेश्चन, इसको आप छोड़ सकते हैं। 35 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे और पूछा है कि इंडिया हैज बीन रैंक्ड डैश इन द चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स CGGI, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 2021 में 104 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज एंड आउटकम्स, तो हिंदुस्तान का नंबर कितना था उसके ऊपर 104 में से। तो सरकारी क्षमता और परिणामों के मामले में 104 देशों के बीच चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को 49वां 49th जो प्लेस है वो दिया गया था। आगे देखते हैं, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना दे में अधिकतम आश्वासन लाभ को पहले के अधिकतम लाभ 6 लाख रुपए से बढ़ाकर डैश कर दिया गया है। मैक्सिमम अश्योरेंस बेनिफिट पेएबल इन द एम्पावरमेंट डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI हैज बीन एनहांस्ड रुपीज फ्रॉम टू डैश, तो 6 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर था। सवाल नंबर 37 को देखेंगे, कह रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्ड 395 आर्टिकल्स, जो काफी चर्चा में रहा, आप सबको ध्यान में भी होना चाहिए। कह रहे हैं कि किस शेड्यूल में आता है, तो 8वें शेड्यूल में आता है ना। कह रहे हैं कि इसके अंगीकरण के समय भारत का संविधान 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूचियों में शामिल थी, तो यहाँ पर 8वें में शामिल थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, यहाँ पर प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ, तो किस में आता है, 15 में आता है। एजुकेशन वाले में भी हमने बहुत बार पढ़ा है कि 15 में धर्म के आधार पर आप किसी बच्चे का एडमिशन जो है नहीं रोक सकते, जात के आधार पर, रेस या सेक्स के आधार पर, लिंग के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, तो 15वां सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 39वां, कहने की निम्नलिखित में से किस फुटबॉल टीम ने काराबोआ कप 2021 जीता था, तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता था, ठीक है। न्यूयॉर्क, अर्सॉल और टॉटनहम ने नहीं जीता, मैनचेस्टर सिटी ने जीता था, बी इज द राइट ऑप्शन। 40वां क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन के ऊपर और कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन, यानी खेल से ये हमारा करंट का यहाँ पर 6वां सवाल है, स्पोर्ट्स में करंट से दूसरा सवाल है। मार्क सेल्बी, शॉन मर्फी, रोनाल्ड या फिर यहाँ पर है किरान विल्सन, तो जो मार्क सेल्बी हैं ये यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिन्होंने स्नूकर में चैंपियनशिप जीती थी मई 2021 में। तो इससे काफी हद तक आपको ध्यान ये होना चाहिए कि आप लोगों को बहुत हद तक जो हमारे स्पोर्ट्स वाले आजकल चल रही हैं, जैसे एशियाटिक गेम्स चल रही हैं अभी, या फिर क्रिकेट भी चल रहा है अभी, तो वर्ल्ड कप भी हिंदुस्तान का होने वाला है अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, नेक्स्ट मंथ तक। तो आप लोगों को ये चीजें जो है स्पोर्ट्स में मोटा मोटा पढ़ना है कि गोल्ड मेडल किसने जीता, भारत का स्थान कितना था, कहाँ पर हुआ, ठीक है, या फिर वहाँ का जो प्रेजेंटेशन था कौन कर रहा था या कौन सी कंट्री कर रही थी। तो ये चीजें आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद यहाँ पर साबित होंगी अगर आप इसको कर लेते हैं तो। और अमूमन तौर पर सवाल जो है यहाँ से हमेशा पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट आपके स्क्रीन के ऊपर रहेगा। ओके, इंग्लिश में आपसे क्या पूछा गया है, चलते हैं पहले सवाल की तरफ, आपके स्क्रीन के ऊपर है। करेक्ट द मार्क, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपको यहाँ पर जो रॉन्ग वाला है, ठीक है, वो वाला हटाना है। और सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सेंटेंस यहाँ पर नीचे दिया गया है इसको हमने 3 पार्ट्स में बांटा है, आपको सेलेक्ट करना है वो वाला पार्ट जिसमें एरर है यानी गलती है। इफ द सेंटेंस हैज नो एरर सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर, अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है सेंटेंस में तो आप नो एरर का ऑप्शन भी यहाँ पर चुन सकते हैं, जो डी ऑप्शन है। आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं, सवाल कह रहा है कि माई, ठीक है, आर नॉट यू द नाइट ऑल टू नाइट, द बॉय हु हैज बीन डांसिंग विद द प्रिंसेस एंड आई ऑल नाइट। तो आप ये देखेंगे कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिसमिस्ड तरीके से दे रखा है, तो आपको पहले ढूंढना है कि इसमें एरर कौन सा है। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैज बीन, हु हैज बीन तक तो ठीक रहा, द बॉय हु हैज बीन कौन था,
लेकिन डांसिंग विद द प्रिंसेस ये सेंटेंस तो यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है, लेकिन एंड आई ऑल नाइट जब ये सेंटेंस इसके साथ जुड़ रहा है तो ये इसको कहीं ना कहीं एरर की तरफ, गलती की तरफ लेकर के जा रहा है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर में सही है, सेंटेंस में गलत है। तो आपका डांसिंग विद द प्रिंसेस ये तो ठीक है, लेकिन एंड आई ऑल नाइट इज गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको ढूंढना है इसमें से कि एरर वाला यानी जिसमें गलती है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, कह रहे हैं कि द क्रिकेट पिचेस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑफर्स मोर टू स्पिनर्स देन पेसर्स विच इज वाई। यहाँ तक देखिए ये एक सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, विच इज वाई द कंट्री हैज सीन सो मेनी ग्रेट स्पिनर्स ओवर द ईयर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेंटेंस आप देखेंगे विच इज ऑफर्स मोर टू स्पिनर्स देन पेसर्स विच, ये सेंटेंस यहाँ पर खुद को कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा एरर। ऑफर्स मोर टू स्पिनर्स देन पेसर्स विच, ये वाला जो हमारा पूरा सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, आप देखिए सेंटेंस इन्होंने पूछा है अगेन नो एरर वाला 62 क्वेश्चन। ठीक है, कह रहे हैं कि क्रिकेट पिचेस इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट ऑफर्स मोर टू स्पिनर्स विच इज वाई द कंट्री हैज सीन सो मेनी ग्रेट स्पिनर्स ओवर द ईयर्स। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें से ऑफर्स मोर टू स्पिनर्स देन द पेसर्स विच, ये यहाँ पर नो एरर का हो जाएगा आंसर। आगे कह रहे हैं कि द कोर्ट हैव गिवन द वर्डिक्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड स्टेटिंग दैट ही पेज ऑल हिज ड्यूज विद द accumulated interest before 20th April 2021। तो accused ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, स्टार्टिंग दैट ही प्ले ऑल इज ड्यूज विद द accumulated interest। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एरर के ऊपर आधारित फिर से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको कह रहे हैं कि सेलेक्ट करना है आपको रॉन्ग सेगमेंट, रिप्लेस कर रहा है जो ब्रैकेट्स वाले सेंटेंस को, ये जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इन्होंने नीचे। ठीक है, इसी की हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन रिपीटेड है ये, इसको कौन सा सेंटेंस जो है रिपीट कर रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, मीनिंगफुल बना रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरह के करेक्शन की गुंजाइश नहीं है तो आप इसको बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इसमें देखिए इन्होंने लिखा है द क्वेश्चन इज नॉट इफ ही डिड इट बट हाउ, तो इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बढ़ेंगे 64 की तरफ, फिर से इसमें दिया है, ये रिपीटेड है, 65 की तरफ चलते हैं। मिस्टर पियर्स कह रहे हैं यहाँ पर क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, कह रहे हैं कि मिस्टर पियर्स eases his workload by having the secretary pick up the mail that most important and dash, ठीक है, relegate everything else to the recycle bin, तो डी ऑप्शन यहाँ पर relegate जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 66 को, the lady in the red had an dash smile which made all the men curious about her, तो क्या है, एनिग्मेटिक यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको सबसे अप्रोप्रिएट भरना था, यहाँ पर एंटीक होगा नहीं क्योंकि किसी वस्तु की बात की नहीं जा रही है, तो एनिग्मेटिक यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इसमें से कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो जम्प्ड अप हैं, लेबल्ड PQRNS, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस इन विच दीज पार्ट्स कैन बी रीअरेंज्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल ग्रामेटिकल करेक्शन। ये सारा सेंटेंस आपको दे दिया है, दिस इज वेरी रियल। अब आपको लगाने हैं यहाँ पर PQRS को अरेंज करना है कि सही वाला कौन सा है, यानी सही सीक्वेंस में कौन सा बैठ रहा है। वंडरफुल है, वंडरफुल कैमेड्रिक एंड मैग्निफिसेंट सीनरी बट सेफ एडवेंचर विद ट्रूली अनफॉरगेटेबल एंशिएंट आर्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा R। ठीक है, बट सेफ एडवेंचर विद, उसके बाद जाएंगे Q की तरफ, मैग्निफिसेंट सीनरी है, फिर हम बात करेंगे P की जो कह रहा है कि वंडरफुल है भाई, कैमेड्रिक, एंड फिर यहाँ पर S की बात करेंगे ट्रूली अनफॉरगेटेबल एंड एंशिएंट आर्ट, तो ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, सिनोनियम्स बताना है, एक समानार्थी शब्द कौन सा है, सिनोनियम्स मतलब सेम सेम। ठीक है, एक्यूमेन तो एक्यूसिटी, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। ये भी आपका सिनोनिम्स का ही क्वेश्चन है और सवाल आपसे पूछा गया है। 69 को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रेलेट की बात की गई है, तो कौन सा है इसका? तो चार्टर यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं कि 4 वर्ड्स हमने दे दिया, गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। 4 वर्ड में से एक वर्ड यहाँ पर ऐसा है जो कि करेक्टली स्पेल किया गया है, तो है कैप्रिशियस। ये यहाँ पर सही जो है लिखा गया है, बाकी तीनों वर्ड यहाँ पर गलत तरीके से लिखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर टेंटोनमेंट, ये डी ऑप्शन सही है, बाकी सारे शब्दों को गलत लिखा गया है। ठीक है, 72 क्वेश्चन कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इडियम का, तो क्या है? कास्ट आयरन स्टमक का मतलब होता है पुट ऑन स्पेशल क्लोथ टू अपीयर पर्टिकुलरली अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव, ऐसे कपड़े पहनने जो कि आपको अट्रैक्टिव और अपीलिंग दिखाता है। या फिर यहाँ पर ऐसा रिप्लाई करना जो कि डिले डूइंग समथिंग स्पेशली बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू, या फिर एन एंजॉयबल डे ऑफ सर्कमस्टेंसेस। नहीं, तो कास्ट आयरन स्टमक का मतलब होता है जहां पर आप समवन हु हैज नो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस और इल इफेक्ट्स विद ईटिंग एनीथिंग। जब किसी को खाने से कास्ट आयरन स्टमक, ठीक है, यानी कि आप कुछ भी खा लें आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है आपका पेट को। आगे बात करेंगे यहाँ पर 73 क्वेश्चन को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इन गिवन इडियम। डेविल्स एडवोकेट, ठीक है, तो डेविल्स एडवोकेट का मतलब क्या हो जाएगा? अ विजुअल प्रेजेंटेशन फार मोर डिस्क्रिप्टिव देन वर्ड्स, वेरी माइल्ड पनिशमेंट है, या फिर फॉल्स इन्वेंशंस है। बट डेविल एडवोकेट का मतलब होता है अ पर्सन हु एक्सप्रेस अ कंटेनियस ओपिनियन इन ऑर्डर टू प्रोवोक डिबेट और टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ अ ऑपोजिंग आर्गुमेंट। ठीक है, जब आप सामने वाले का कोई आर्गुमेंट देते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करना, स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथन करना। आगे देखेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट 74 है। आपको यहाँ पर 1 वर्ड बताना है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड फिनोमिना एसोसिएटेड विद व्हाट? तो सिस्मोलॉजी उसको बोलते हैं हम, जो हम अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उसको हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड एप्लीकेशन ऑफ एवरी लो टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा? साइंस का कोई भी एक ऐसा काम जो कि हम लो टेम्परेचर पे करते हैं कंट्रोल्ड वे में, उसको हम क्राइजोनियस बोलते हैं। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कंप्लीट पैसेज है आपका, देखिए स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर देना है और ये सवाल शुरू हो रहे हैं आपके 76 से 80 तक का। तो जब ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा ठीक से। ओके, जनरल हिंदी की तरफ चलेंगे। कोई आदमी रो रहा है, वाक्य में कोई शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो विशेषण आपको कवर करने हैं, हालांकि सारा ही हिंदी पढ़कर जाना है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं, शब्द का तत्सम बताना है आपको। ठीक है, तो क्या है तत्सम? मक्षिका, यहाँ पर तक्षम है। ठीक है, तत्सम तद्भव से जो हम सवाल पूछते हैं, तत्सम जो संस्कृत से जुड़ा, तद्भव जो हिंदी का मतलब बताता है। तो मक्खी को हम क्या बोलते हैं? मक्षिका बोलते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो शब्द का शुद्ध रूप हो। तो क्या होगा? कृतज्ञता यहाँ पर शुद्ध रूप है। आगे बढ़ते हैं। चयन करें पुल्लिंग का सही, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आता है ना, तो कवि क्या है यहाँ पर सही विकल्प हो, कवि भी पुल्लिंग है। ठीक है, महोदय नहीं है, विदुर नहीं है, लेखिका नहीं है, कवि सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सागर प्लस उर्मी संधि विच्छेद का सही क्या होगा? ठीक है, सागरों मर्मी। ये क्वेश्चन गलत था, यहाँ पर इन्होंने बोला है। प्रश्न में से 4 विकल्प आपको दिए हैं, पर्यायवाची शब्द विकल्प चुनना है सारंग का। सारंग का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची उल्टा, माफ कीजिएगा, जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मोर। राधा नहीं है, संपत्ति नहीं, स्वर्ण नहीं है, सारंग में मोर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चयन करना है तद्भव शब्द का। चर्म क्या है? चमड़ा। चर्म क्या है? यहाँ पर जो शब्द है वो तत्सम है और उसका तद्भव क्या होगा? चमड़ा।
दे, अश्रु और मूषक ये सारे तत्सम हैं। आगे चलते हैं, ये करवा दिया है मैंने। हम कहीं जाएंगे, आपको क्या बताना है, वाक्य में सर्वनाम का सही भेद बताना है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है यहाँ पर, हम कहीं जाएंगे, हम श्योर नहीं कि हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। संबंध जब रिलेशन, प्रश्न जब कोई सवाल, हम कहाँ जा रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक होता, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, हम जब हम कहीं जाएंगे, ये मैंने बता दिया है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि कुछ श्योरिटी नहीं है, होती या मतलब भूतकाल की बात हो रही है, हेतु मद, ये इसका उत्तर होगा। आपको सही भेद बताना था। फिर आपको बताना है सदैव स्त्रीलिंग शब्द का सही विकल्प क्या है, ठीक है। यहाँ पर गंगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, देह दांत चावल नहीं है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर विलोम शब्द का सही विकल्प क्या है, उपयोगी तो अनुपयोगी, विलोम उल्टा जो हम पूछेंगे, पर्यायवाची जब एक शब्द के हम अनेक नाम बता पाए, ठीक है। खेल खेल में क्या है, मुहावरे का अर्थ आसानी से, जब कोई काम आसानी से हो जाए। एक पंथ दो काज, एक ही उपाय से दो काम निकालना। विकल्प चयन करें, विराम चिन्ह युक्त वाक्य सही विकल्प जो है, पिताजी ने कहा श्याम ठहरो मैं आता हूं, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा, मैं आता हूं। श्याम ठहरो मैं आता हूं, ये इसका जो है सही उत्तर नहीं होगा। आगे आ गया आपका पैसेज, ठीक है। तो नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके आपको सटीक उत्तर देने हैं। आप इसको पढ़ लीजिए पूरा, ठीक है। उसके बाद आप 96 से लेकर के 100 तक जितने सवाल आए हैं उन सब का आपको सही उत्तर देना है। तो पीडीएफ जब आपको मिलेगी तो उसको पढ़ करके सही जवाब आपको देना है। डिसिप्लिन का पेपर शुरू होगा, डिसिप्लिनरी पेपर, इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो अपना पेपर पूरा देख पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, पेपर मैं पूरा शेयर कर दूंगी इंग्लिश का, ये आपके दोनों के लिए भी सहायक है, जो बच्चे जनरल का पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी, और जो बच्चे यहाँ पर इंग्लिश का कर रहे हैं वो भी। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट सेक्शन क्योंकि टाइम टेकिंग है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट जो है सेशन में करवाऊंगी इसके साथ ही, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा। ये सीरीज कंटिन्यू करनी है नहीं करनी है, आपकी क्या इच्छा है, इसके बारे में भी जरूर चर्चा कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।